Hello and welcome back to Step by Step Study. So from today onwards we'll start with topic number 6, which is probability theory. वैसे as per my knowledge is concerned और my facts are concerned, probability आपका टॉपिक क्लास 12th में भी था या फिर क्लास 11th में था, बेस्ड ऑन योर बोर्ड और स्ट्रीम, राइट? सो ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट अब नहीं होगी. विल रैप अप द बेसिक्स इन ब्रीफ एंड हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग पर फोकस करेंगे एंड बाकी कॉन्सेप्ट पर हम फोकस करेंगे. ओके तो जो सब टॉपिक्स हमको पढ़ने होंगे इन दिस टॉपिक नंबर 6 देल बी. फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी. हम डेली लाइफ में कहते हैं कि देर आर 99% चांसेस कि आई क्लियर द एग्ज़ाम, या फिर कई बार आप कहते हैं कि आज प्रोबेबली बारिश होने के चांसेस हैं, या फिर आज प्रोबेबली बारिश हो सकती है. या फिर फॉर अ फार्मर ही कैन से कि दिस ईयर्स क्रॉप प्रोडक्शन इज़ लाइकली टू बी मोर एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, कि इस ईयर की जो प्रोडक्शन है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा हो सकती है. ठीक है, तो इन सब में हमें दिस ऑल शोज़ कि इन सब केसेस में एक अनसर्टेनिटी है ना. पॉसिबली, चांस, लाइकली, ये सब अनसर्टेनिटी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. एंड अब इस अनसर्टेनिटी को कुछ मेजर भी तो हमें देना होगा, या फिर उस अनसर्टेनिटी का कुछ मेजर होता है. सो दिस ऑल लीड्स अस टू द स्टडी ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी. सो बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी इसलिए स्टडी करते हैं ताकि हमें एक बेटर आइडिया मिल जाए अबाउट द पॉसिबल आउटकम्स, और टू स्टडी द अनप्रेडिक्टेबल और प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमेना. ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी इसलिए स्टडी कर रहे हैं ताकि हमें एक बेटर आइडिया मिल जाए अबाउट द पॉसिबल आउटकम्स. अब अनसर्टेनिटी तो है, पर एक बेटर आइडिया हमें कैसे मिलेगा? यूजिंग योर थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, या फिर व्हेन वी हैव टू स्टडी द अनप्रेडिक्टेबल और प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमेना. Probabilistic phenomena. Then next subtopic will be different definitions of probability या फिर different approaches to probability, जिसमें there are basically 3 to 4 approaches. First will be classical approach, second will be empirical या फिर statistical approach, then third is subjective approach, and then the fourth will be axiomatic approach to probability. ओके तो ये 4 अप्रोचेस हम इस सब टॉपिक में पढ़ेंगे. फिर विल कम टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ओके तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट सम अदर इवेंट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, देन वी कॉल दैट एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी अब उस कंडीशन पे बेस्ड है, और वो कंडीशन क्या हो सकती है कि सम अदर इवेंट हैज़ अकर्ड और सम अदर इवेंट हैज़ नॉट अकर्ड. उस कंडीशन पे अब किसी और इवेंट की प्रोबेबिलिटी बेस्ड होगी, तो दैट इज़ योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. देन वी हैव टू स्टडी कंपाउंड प्रोबेबिलिटी. कंपाउंड प्रोबेबिलिटी से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड इवेंट्स क्या होते हैं, और कंपाउंड इवेंट्स का पता होने से पहले आपको सिंगल या फिर सिंपल इवेंट्स का पता होना चाहिए. तो जब दो सिंगल इवेंट्स को, सिंगल या फिर सिंपल इवेंट्स क्या होते हैं? सिंपल इवेंट्स तो पहले बेसिकली होता है कि सिंगल इवेंट, राइट? अगर आपका इवेंट दे आर सिंगल, तो वी से कि वो आते हैं इन योर सिंपल इवेंट्स कैटेगरी. और सिंपल इवेंट्स कैसे होते हैं? जैसे यू माइट बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेट्स से, अ नंबर 6 ऑन डाइस. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल इवेंट या फिर सिंगल इवेंट हुआ. जब इन सिंपल या सिंगल इवेंट्स को आप कंबाइन करते हैं, सो यू गेट कंपाउंड इवेंट्स. अब कंपाउंड इवेंट्स में, कंपाउंड इवेंट्स का एग्जाम्पल कुड बी, now you are interested in the event of getting a number 6 on the dice, and an event that
एन इवन नंबर अकर्स ऑन द डाइस। तो दोनों तो सिंगल इवेंट्स थे, है ना, सिंपल या सिंगल इवेंट्स थे। या तो 6 आए वो एक अलग इवेंट हुआ, या फिर इवन आ रहा है वो एक अलग इवेंट हुआ। बट जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे देन यू गेट कंपाउंड इवेंट्स, एंड उन कंपाउंड इवेंट से एसोसिएटेड जो प्रोबेबिलिटी है हम उसे कंपाउंड प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इन द ड्यू कोर्स यू विल गेट टू नो कि कंपाउंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देन वी हैव इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स एक इवेंट का होना या ना होना, दैट इज अकर होना या ना होना, किसी और इवेंट के अकरेंस से अफेक्ट अगर नहीं हो रहा है देन हम उन दोनों इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। दो से ज़्यादा इवेंट्स भी हो सकते हैं, बस ये होना चाहिए कि occurrence of one does not affect the occurrence of the other, then we call them as independent events. For example कि अगर हम कॉइन्स को थ्रो कर रहे हैं, फर्स्ट इवेंट था आपका कि आपने एक बार कॉइन को थ्रो किया और आपके पास कुछ आया, या तो हेड्स या टेल्स। फिर सेकंड इवेंट क्या होगा, आपने दोबारा कॉइन को अगर थ्रो किया देन उस पे हेड आएगा या फिर टेल आएगा। दैट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द फैक्ट कि फर्स्ट टाइम क्या आया था, इसलिए ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे। देन वी हैव बेस थ्योरम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो मैंने अभी आपको बताई थी, जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को किसी न्यू या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर रिवाइज करेंगे एंड फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कि उस स्पेसिफिक केस की वजह से या फिर उस स्पेसिफिक कॉज की वजह से कोई पर्टिकुलर इफेक्ट आया, जब हम उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, देन दैट प्रोसीजर इज बेसिकली योर बेस थ्योरम। तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास कोई गिवन है, नाउ वी आर रिवाइजिंग दैट, रिवाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फिर सम पर्टिकुलर कॉज जो हमें अभी पता चली है, ठीक है, तब हमने उसको अब रिवाइज कर दिया। नाउ विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि उस कॉज की वजह से कितना प्रोबेबल इफेक्ट आया है, दैट कम्स अंडर योर बेस थ्योरम। अगेन बेस थ्योरम के लिए देयर विल बी अनदर वीडियो। आज के लेक्चर में हम कंसर्न्ड होंगे बेसिकली विद द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड कुछ टर्म्स जो आपको प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। एंड इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है इस सब टॉपिक में, बेस थ्योरम इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर साल आता है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू सी देयर एंड यू हैव टू डिटेक्ट दैट क्वेश्चन कि हाँ ये एक बेस थ्योरम से क्वेश्चन आया है, एंड दैट विल ओनली बी पॉसिबल जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे। ओके, एंड सिमिलरली इंडिपेंडेंट इवेंट से भी क्वेश्चन आता है, विल सी दैट कि और कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं, बट बेस थ्योरम इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी एंड सम रिलेटेड टर्मिनोलॉजी से। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? सो द प्रोबेबिलिटी थ्योरी प्रोवाइड्स अस अ मीन्स ऑफ गेटिंग एन आइडिया ऑफ द लाइकलीहुड कह लो, या फिर आइडिया ऑफ द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ डिफरेंट इवेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके बाद हमारे पास कुछ इवेंट्स आए, ठीक है। सो नाउ प्रोबेबिलिटी थ्योरी विल प्रोवाइड यू अ मीन ऑफ गेटिंग एन आइडिया कि उन इवेंट के अकरेंस का कितना लाइकलीहुड है, कितना चांस है, या फिर उनके व्हाट इज़ द चांस ऑफ देयर हैपनिंग, या फिर उन इवेंट्स के होने की संभावना क्या है। लाइकलीहुड क्या होता है? संभावना बेसिकली। तो उन इवेंट्स के होने की संभावना क्या है उसका आइडिया हमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी से मिलता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज एक्सप्रेशन ऑफ लाइकलीहुड और चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, एंड इट गिव्स यू द आइडिया इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ अ क्वांटिटेटिव मेजर। अब वो क्वांटिटेटिव मेजर क्या होगा? कोई नंबर होगा रेंजिंग बिटवीन 0 एंड 1, तभी वी कॉल इट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। और बिटवीन 0 एंड 1 डज नॉट इम्प्लाई कि या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। बिटवीन 0 एंड 1 में आपको पता है कि देयर विल ऑल्सो बी सम फ्रैक्शंस बिटवीन लाइंग बिटवीन द नंबर 0 एंड 1। 0 कब होता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज 0 जब उस इवेंट के होने के चांसेस नहीं हैं,
कोई भी चांसेस नहीं है, दैट इज़ वो इम्पॉसिबल इवेंट है, या फिर द इवेंट विच कैनॉट अकर, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़ीरो होती है। ऑन दी अदर हैंड वन प्रोबेबिलिटी कब होती है, व्हेन देर आर द व्हेन वी से कि देयर इज कंप्लीट सर्टेनिटी कि ये इवेंट तो होके रहेगा ही रहेगा। इन दैट केस, इन केस ऑफ कंप्लीट सर्टेनिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो आपको पता होने चाहिए। आई जस्ट सेड कि हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उससे इवेंट्स आए, उसका लाइक्लीहुड हमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी के थ्रू पता चलेगा। पर वो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वो इवेंट्स क्या होते हैं, वो हमें एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट से पहले आपको ये पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट वो एक्ट है जिसे हम रिपीट करते हैं अंडर सम गिवन कंडीशंस, लाइक इन योर क्लास 10th या फिर इफ़ यू हैड साइंस इवन आफ्टर दैट, तो आप प्रैक्टिकल करते थे, है ना। और प्रैक्टिकल में हम ऑब्जर्वेशंस नोट करते हैं कि आपने कोई भी केमिकल्स को ऐड किया, ठीक है, केमिकल ए और बी को ऐड किया, एंड यू सी कि कितने टाइम में उन केमिकल्स को ऐड करने का रिजल्ट आया है। तो हम उस उधर क्या कर रहे हैं, हम उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं और हमारी कंडीशन सेम रहती थी। ऐसा नहीं है कि हम टेम्परेचर चेंज करें, नहीं, व्हेन वी आर एडिंग देम वी जस्ट वांट टू सी देयर टाइम कि कितने टाइम में उनमें चेंज आया है। तो कंडीशन सेम रही या फिर कंडीशंस होमोजेनस रही, एंड वी आर जस्ट नोटिंग देयर ऑब्जर्वेशंस। तो वो क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट बेसिकली फिर क्या हुआ, वो एक्ट जिसे हम रिपीट करते हैं अंडर सम गिवन कंडीशंस। अब वो तो हुआ बस एक एक्सपेरिमेंट। अब रैंडमनेस उसमें कैसे आती है, रैंडमनेस उसमें जब आती है जब उस एक्सपेरिमेंट के एक्सपेरिमेंट्स हुज रिजल्ट डिपेंड ऑन चांस। डिपेंड ऑन चांस जैसे अगर हम एग्जांपल लें, व्हेन वी आर टॉसिंग अ कॉइन या फिर वी आर थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है, इनके रिजल्ट सर्टेन नहीं होते, है ना। ये भी एक्सपेरिमेंट तो है कि हमने उनको सेम कंडीशंस में परफॉर्म किया, हमने एक बार डाई को रोल कर दिया, एक बार हमने कॉइन को टॉस कर दिया, ये एक्सपेरिमेंट है, बट इनके जो रिजल्ट्स हैं वो सर्टेन नहीं हैं। हमें पता होता है कि हेड या टेल आएगा, बट वी कैनॉट से, या फिर वी कैनॉट से विद सर्टेनिटी कि हेड ही आएगा या फिर टेल आएगा, है ना। वो तो रैंडम है कि कुछ भी आ सकता है व्हेन वी आर टॉसिंग अ कॉइन। तो उनके रिजल्ट किस पे डिपेंड करे, इट डिपेंड्स ऑन चांस। तभी हम कहते हैं ना कि 50-50 चांसेस हैं कि हम अगर कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, उनके आने के 50-50 चांस हैं। बट आपको इसमें क्या नोट करने का पॉइंट है कि ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन टू अस इन एडवांस। हमें पता होता है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यही तो दो पॉसिबल आउटकम्स है ना इसके। सिमिलरली अगर हमारे पास एक डाई हमने रोल किया तो हमें पता है या तो 1 2 3 4 5 या फिर 6, इन्हीं में से कोई नंबर आएगा। वी नो देम, वी नो कि पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, बट बस एक पॉइंट ये रहता है कि वी कैनॉट प्रेडिक्ट देम विद सर्टेनिटी कि क्या एक्चुअली आने वाला है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, वो एक्सपेरिमेंट जिनके रिजल्ट्स डिपेंड ऑन द चांस, दे आर नॉट सर्टेन। अगर आप इसको एक बार करोगे एक्सपेरिमेंट को तो हम कहते हैं कि सिंगल ट्रायल एक्सपेरिमेंट है, दो बार करोगे तो 2 ट्रायल एक्सपेरिमेंट, और अगर n टाइम्स आप रिपीट करोगे तो n ट्रायल एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। फिर आते हैं, हमने एक्सपेरिमेंट तो चलो कर लिया, ठीक है, फिर आते हैं हम इवेंट्स पे। अब जो वो रिजल्ट आया उस एक्सपेरिमेंट का या उस ट्रायल का, उसे हम कह देते हैं इवेंट। तो रिजल्टेंट आउटकम्स और कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स इज नोन एज इवेंट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल इज occurrence of heads when a coin is tossed। आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, लेट मी पुट इट इन क्वेश्चन टर्म्स, ठीक है। तो क्वेश्चन फ्रेम किस टाइप का होता है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट हेड occurs when a coin is tossed। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट हेड occurs when a coin is tossed, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, इवेंट की। इवेंट क्या है, रिजल्टेंट आउटकम, और रिजल्टेंट आउटकम कब आया है, जब आपने कॉइन को टॉस किया है। और वो कॉइन का टॉस होना क्या है, वो कॉइन का टॉस होना आपका एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और इवेंट्स क्या होते हैं। फिर एक टर्म होती है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट।
Okay, so the set of all possible outcomes of an experiment is called the sample space for that experiment. जो जो outcomes आ सकते हैं उस experiment से उनका set होता है sample space. फॉर एग्जाम्पल अगर एक डाइस को आपने, एक डाई होता है बेसिकली, अगर आप सिंगुलर में बोलते हैं तो डाई होता है और प्लूरल में बोलते हैं तो डाइस होता है. ओके तो अगर आप एक डाई को रोल कर रहे हैं देन पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6. जब हम इनका सेट कंसिडर करते हैं, सेट को इस ब्रैकेट में हम वैसे डिनोट करते हैं, आपने सेट थ्योरी में पढ़ा भी होगा, तो जब हम इसका सेट को कंसिडर करते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सो दैट इज द सैम्पल स्पेस व्हेन वन डाई इज रोल्ड. सिमिलरली सैम्पल स्पेस व्हेन वी फ्लिप अ कॉइन, तो उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा? हेड या टेल. यही पॉसिबल आउटकम्स है ना, कि या तो हेड आएगा या फिर टेल्स आएगा. सो दैट इज द सैम्पल स्पेस फॉर व्हेन वी आर टॉसिंग अ कॉइन. फिर आपके पास और टर्म्स आती हैं बेस्ड ऑन इवेंट्स. ठीक है, तो फर्स्ट इज कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, या फिर आप इनको एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी कई बार बस बोल देते हैं कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स. जब उन इवेंट्स की टोटलिटी से वी गेट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, दैट इज हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ को एग्जॉस्ट कर लिया है जो उस एक्सपेरिमेंट से हो सकती थी, तो वो होता है आपका एग्जॉस्टिव इवेंट्स. सो व्हेन द इवेंट्स कवर ऑल द पॉसिबिलिटी स्पेस, दैट इज दे कवर द एंटायर रेंज ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, देन दे आर नोन एज कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अभी हमने पॉसिबिलिटी स्पेस तो देखा था डाई का, तो अब 2 इवेंट्स कंसिडर करते हैं डाई के केस में. ठीक है, इवेंट ए एंड इवेंट बी, और इवेंट्स को हम यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. तो इवेंट ए है कि आपने एक डाई को रोल किया है और इवन नंबर आएगा अब उसके टॉप फेस पे, और इवेंट बी है कि आपने डाई को रोल किया है और ऑड नंबर आएगा उसके टॉप फेस पे. ए क्या हुआ कि इवन नंबर आएगा उसके टॉप फेस पे, और बी हुआ कि ऑड नंबर आएगा उसके टॉप फेस पे. अब इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4 या 6 आए. ऑड नंबर क्या हैं? 1, 3 या 5 आए. तो ये दोनों इवेंट्स कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होंगे. ठीक है, इन दोनों को अगर हम टोटल करें या टोटलिटी इनकी देखें, टोटल का मतलब ये नहीं कि हम इनको ऐड कर रहे हैं, टोटल इन द सेंस कि हम देखें कि इनसे इवेंट्स क्या क्या बन रहे हैं. तो दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6. या फिर अगर आपको यूनियन का कॉन्सेप्ट पता है तो ए यूनियन बी से हमें क्या मिला? ऑल द पॉसिबल इवेंट्स. ठीक है, तो ए यूनियन बी से वी गॉट ऑल द पॉसिबल इवेंट्स. इसीलिए हम कहते हैं कि ये अब ए और बी जो इवेंट्स हैं दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स. हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ को एग्जॉस्ट कर लिया कि क्या क्या आ सकता था अगर हम एक डाई को रोल करते. और इसमें आपको क्या याद रखना होगा कि एनी ऑफ देम अकरिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ देम अकरिंग इज़ 100%. हमें पता है या तो ए इवेंट अकर करेगा या फिर बी अकर करेगा. बेसिकली या तो इवन नंबर आएगा अगर आप डाई को रोल करोगे, या फिर ऑड नंबर आएगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ देम अकरिंग इज 1, या फिर वी से कि इट इज़ द चांसेस आर 100%. फिर आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का केस. अगर आपके दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियसली हैपन नहीं हो सकते इन अ सिंगल ट्रायल, that is occurrence of one of them precludes the occurrence of the other, so we say that these events are mutually exclusive. Precludes क्या होता है? Precludes basically means to make something impossible. ठीक है, precludes कहाँ गया? ये रहा. Precludes means making something impossible. इन्हें हम ना इनकम्पैटिबल भी इवेंट्स भी कहते हैं. इनकम्पैटिबल मतलब इनमें कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है. अगर यू हैव अ फ्रेंड एंड यू बोथ आर नॉट कंपैटिबल, दैट इज इफ़ यू आर इनकम्पैटिबल, तो कोई पार्टी है तो यू विल अवॉइड दैट प्लेस, है ना. कि इफ सम योर एनिमी, लेट्स से कि अगर आपका एनिमी कहीं और खड़ा है तो यू विल अवॉइड दैट प्लेस. एंड सिंस यू गाइज आर इनकम्पैटिबल, तो आप दोनों की एक जगह
साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होने के चांसेस ज़ीरो होते हैं. इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप साइमल्टेनियसली एक जगह पर होगे. तो इसीलिए इनको इनकम्पैटिबल इवेंट्स भी कहते हैं. अगर एक इवेंट अकर कर रहा है तो दूसरा वहाँ पे अकर नहीं हो रहा होगा, या दूसरे के होने की पॉसिबिलिटी इज़ ज़ीरो. तो वो होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक कॉइन को टॉस करा, या तो इवेंट हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों साथ में तो नहीं आ सकते. तो वो दोनों इवेंट्स अकरिंग ऑफ हेड और ऑफ टेल, they both cannot occur together and therefore we say that they are mutually exclusive events. Similarly, जब आपने एक डाई को टॉस किया तो you will get either of the numbers, है ना, या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 6 या 5 या 6, उनमें से कोई एक नंबर आएगा. ये तो है नहीं कि दो नंबर साथ साथ आ रहे होंगे, तो वो भी हो जाता है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का केस. फिर आते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स पे. इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? व्हेन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, दैट इज व्हेन वन डज नॉट अकर मोर ऑफन दैन द अदर, देन वी से दैट द इवेंट्स आर इक्वली लाइकली. एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल कुड बी अनबायस्ड या फिर फेयर कॉइन में हेड आए या फिर टेल आए, है ना, उनके आने के चांसेस इक्वल होते हैं. ये नहीं होता कि हेड ज़्यादा बार आ रहा है या फिर टेल ज़्यादा बार आ रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट द अनबायस्ड या फेयर कॉइन ओनली, कि उसमें कोई बायसनेस नहीं है, वो फेयर कॉइन है ना. तो उसमें दोनों हेड या फिर टेल आने के चांसेस इक्वल होते हैं. when all the possible outcomes have equal probability or chance of occurrence, they are known as equally likely events. Similarly, अगर आपके पास कोई डाई है, फेयर डाई है, तो उसमें से किसी भी नंबर के आने के चांसेस इक्वली लाइकली होते हैं. ये नहीं है कि कोई नंबर ज़्यादा बार आएगा या फिर कोई कम बार आएगा, वो सब इक्वल प्रोबेबिलिटी से आते हैं, इसीलिए हम उन्हें इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं. देन नेक्स्ट इज कि हमने 3 टाइप के इवेंट्स देखे अभी तक. तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनमें ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और इक्वली लाइकली भी हैं. और उसका एक क्लासिक एग्जांपल क्या हो सकता है? दैट कुड बी योर एक्सपेरिमेंट ऑफ अ सिंगल टॉस ऑफ कॉइन. और एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंगल टॉस ऑफ कॉइन क्यों? बिकॉज वो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है. हमें पता है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. अब उसने इसीलिए सारी पॉसिबिलिटी स्पेस को कवर कर लिया, तो ठीक है, एग्जॉस्टिव हो गया. फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों? बिकॉज या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों साथ साथ नहीं आएंगे, राइट. तो सेकंड भी हमारा कवर हो गया. फिर थर्ड है इक्वली लाइकली हैं वो दोनों, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, पर उन दोनों के चांसेस आने के 50-50% होते हैं या फिर इक्वली लाइकली होते हैं. तो इक्वली लाइकली इवेंट्स भी वो होते हैं. सो the experiment that has all the 3 properties is single toss of coin. So now coming to the complementary events. अगर A and B दो mutually exclusive and exhaustive events हैं, then one of them is the complement of the other. और इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ? आप इवेंट A को देखो. इवेंट A could be getting a number greater than equal to 5. ये हुआ इवेंट A. तो इसका कॉम्प्लीमेंट या तो इवेंट बी या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए, जिसे हम ए प्राइम से डिनोट करते हैं या फिर ए सी से डिनोट करते हैं. सी होगा आपका सुपर स्क्रिप्ट में. तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? द कॉम्प्लीमेंट विल बी ऑल द अदर केसेस जो इस इवेंट ए में कवर नहीं हुए. और वो अदर केसेस क्या होंगे? गेटिंग अ नंबर लेस दैन 5. दिस लेस दैन 5, ठीक है. तो ये हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए. और लेस देन 5 का क्या मतलब हुआ? या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या फिर 4 आएगा. तो इवेंट ए हुआ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, या तो 5 आया या 6 आया. और अगर हमें उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम वो सारे केसेस देखेंगे जो कि इवेंट ए ने कवर नहीं किए, और वो क्या होंगे? 1, 2, 3 एंड 4. और अगर हम इसको डेफिनेशन को दोबारा देखें, दे आर बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों हुए? क्योंकि या तो ए आ रहा है, या तो नंबर ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 आएगा, या फिर कोई नंबर लेस दैन 5 आएगा. देन सेकंड, वो एग्जॉस्टिव भी हैं दोनों, बिकॉज अगर आप इन दोनों इवेंट्स की ए एंड ए प्राइम की टोटलिटी देखो
तो आपके पास पूरा सैम्पल स्पेस आ जाता है या फिर पॉसिबल सैम्पल स्पेस आ जाता है व्हेन अ डाई इज रोल्ड। ठीक है, तो ये होता है आपका केस कॉम्प्लीमेंट का। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट कंसिस्ट ऑफ द आउटकम्स विच आर नॉट इन द अदर इवेंट। और एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता था, अगर आपने एक डाई को रोल किया और आपका इवेंट ए था गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर में कौन से केसेस आए, 2, 4 एंड 6 के। इसका कॉम्प्लीमेंट ए प्राइम क्या होगा, वो होगा ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट 2, 4 एंड 6। तो नंबर्स क्या बचे, 1, 3 एंड 5। बेसिकली all the odd numbers is the complement of your event A। और आपको इसमें क्या याद रखना है, probability of the complement event A prime is equal to 1 minus probability of the event A। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जिसका कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है। एंड कीप दिस इन माइंड, ये इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो इसके साथ ही हमारे पास डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। सो व्हेन वील डिस्कस द इंडिपेंडेंट इवेंट्स यू विल गेट टू नो द आइडिया कि डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट क्या होता है। और सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स का मैंने ब्रीफ आपको अभी स्टार्टिंग में दे ही दिया था। सो नाउ विल कम टू द अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी। ओके, सो लेट्स सी सम कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट, बिकॉज ये चीज़ें आपको इन द कमिंग लेक्चर्स एंड इन सॉल्विंग क्वेश्चंस ये सब काम आने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि एक कोई भी डाई होता है तो उसके 6 फेसेस होते हैं जिस पे नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आई एम श्योर ये आपको पता होगा। सिमिलरली अगर आपके पास कोई कॉइन है तो उसके 2 फेसेस होते हैं, हेड्स और टेल्स। जो आपको पता होना चाहिए वो है अबाउट डेक ऑफ कार्ड्स। जो भी कार्ड्स का बंडल होता है दैट इज नोन एज अ डेक ऑफ कार्ड्स विच हैज़ 52 कार्ड्स। ओके, एंड ये 52 कार्ड्स कैसे डिवाइडेड होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू रेड कार्ड्स एंड ब्लैक कार्ड्स। तो रेड कार्ड्स कितने होते हैं, 26। सिमिलरली ब्लैक कार्ड्स भी होते हैं 26 इन नंबर। फिर रेड कार्ड्स और ब्लैक कार्ड्स को डिवाइड किया जाता है बेसिस ऑन द शेप दे हैव। सो आई एम श्योर आपने इस टाइप की शेप्स कार्ड्स पे देखी होंगी। सो फर्स्ट इज़ योर डायमंड्स, बिकॉज डायमंड शेप होती है तो 13 कार्ड्स होते हैं। सिमिलरली फिर हार्ट्स शेप होती है विच इज़ ऑल्सो अ रेड कलर्ड कार्ड एंड दे आर 13 इन नंबर। फिर ब्लैक कार्ड्स में स्पेड्स एंड क्लब्स होते हैं 13 13 ईच, और स्पेड्स की ये शेप होती है एंड क्लब्स की ये। तो बेसिकली आपका जो डेक ऑफ कार्ड्स है वो रेड और ब्लैक में डिवाइडेड है एंड आफ्टर दैट दे आर डिवाइडेड इनटू 13 कार्ड्स। ठीक है, बेस्ड ऑन द शेप दे हैव। रेड कार्ड्स में आता है डायमंड्स, हार्ट्स, और ब्लैक कार्ड्स में आता है स्पेड्स एंड क्लब्स। ये याद रखना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज दे कैन आस्क यू व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट, a 4 of hearts, a 5 of hearts, और let's say a 10 of diamonds। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड इफ़ यू डोंट नो कि डायमंड्स में कितने कार्ड्स हैं, हार्ट में कितने कार्ड्स हैं, देन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ओके, तो फर्दर ये वाले जो 13 कार्ड्स हैं ये एक ही पैटर्न में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10। 1 को हम कई बार एस कहते हैं। ठीक है, तो इफ दे आस्क यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, दे आर बेसिकली आस्किंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 1 कार्ड। उसके बाद नंबर 1 to 10 तो हो गए। देन यू हैव सम फेस कार्ड्स, जो आपके होते हैं ना किंग, क्वीन और जैक, उनको हम फेस कार्ड्स कहते हैं। और फेस कार्ड्स क्यों कहते हैं, बिकॉज एज यू कैन सी इन दिस फिगर द किंग, क्वीन एंड द जैक कार्ड्स हैव फेसेस मेड ऑन देम। के पे किंग का फेस होता है, क्यू पे क्वीन का, एंड जे पे जैक। ठीक है, एंड सिंस दे हैव फेसेस मेड ऑन देम तो हम उनको कई बार फेस कार्ड्स भी कह देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक डायमंड्स के सेट में आपके पास 3 फेस कार्ड होंगे एंड सिमिलरली एक पूरे डेक ऑफ कार्ड्स में आपके पास अब फेस कार्ड्स हो जाएंगे 12 इन नंबर।
because 3 will be in diamonds, then 3 in hearts, 3 in spades and 3 in clubs. तो total face cards are 12 in number. ठीक है, तो कैसे डिवाइड हुआ? डेक ऑफ कार्ड्स को हमने डिवाइड किया रेड और ब्लैक में. रेड जो रेड कलर्ड होते हैं, ब्लैक जो ब्लैक कलर्ड होते हैं, एंड 26 होते हैं ये. फिर हमने वो 26 कार्ड्स को फर्दर 2 डिविजन्स में डिवाइड किया बेस्ड ऑन द शेप दे हैव. तो रेड कार्ड्स में आपका डायमंड्स और हार्ट्स आता है, दोनों रेड कलर के होते हैं, एंड ब्लैक कार्ड्स में यू हैव स्पेड्स एंड क्लब्स. फर्दर हम उनको डिवाइड कर देते हैं इन ग्रुप्स ऑफ 13. 13 में से 1 to 10 हो जाते हैं आपके नंबर वाले कार्ड. 1 को हम एस भी कहते हैं. उसके बाद यू हैव किंग, क्वीन एंड जैक. ओके, एंड क्वीन, किंग, क्वीन एंड जैक आर ऑल्सो नोन एज योर फेस कार्ड्स. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ coming to the approaches, there are basically 4 approaches and some books mention 3 approaches. I'll tell you at the end कि वो 3 कैसे बनते हैं. Otherwise you will have 4 approaches to determine probability. First is classical or a priori probability, then you have empirical or statistical probability, फिर subjective approach to probability, and then axiomatic approach to probability. नाउ पॉइंट टू नोटिस कि ये जो तीनों अप्रोचेज या चारों अप्रोचेज हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. जहाँ पे एक फेल होती है, द अदर वन सक्सीड्स, या फिर अदर वन इज बेस्ड ऑन द लिमिटेशन जो किसी और अप्रोच में रही होगी. ठीक है, सो हाउएवर ऑल आर आइडेंटिकल इन एज मच as probability is defined as a ratio or weight assigned to the likelihood of occurrence of an event. Basically ये similar भी हैं. Why? Because they define probability as a ratio or as a weight. और ratio और weight किसको देते हैं? To the likelihood or the chance of occurrence of event. तो ये different भी हैं but कहीं ना कहीं इनमें similarity भी है. तो एक एक करके ये approaches को देख लेते हैं. So starting with the classical approach. First of all, classical approach says it is based on the fact that all possible outcomes are mutually exclusive and equally likely. Mutually exclusive मतलब अगर एक occur हो रहा है, the other won't occur, या we say कि they are disjoint events. And equally likely मतलब उनके occur करने की probability is equal. Then each outcome of an experiment has the same chance of appearing as any other. Basically ये equally likely का ही मतलब है. तो इसमें हम probability को कैसे define करते हैं? Probability is number of favorable cases upon total number of equally likely cases. ये definition, if I am not wrong, we did in class 10th. Number of favorable cases upon total number of equally likely cases. यही आपकी बेसिकली क्लासिकल अप्रोच है. या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ आउटकम्स वेयर इवेंट अकर्स, दैट विल बी NE. NE मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स जिसमें वो इवेंट अकर कर रहा है अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज इक्वल टू NS. तो NE अपॉन NS. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी. A priori क्यों? Because if we are finding a probability of getting a number 5 on a roll of dice, then we know अगर नंबर 5 आए तो कितने फेवरेबल केसेस हुए? एक. बिकॉज अगर आप डाई को एक बार रोल कर रहे हो तो बस एक ही फेस होता है जिस पे 5 नंबर होता है. सो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इज 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस. हर एक नंबर आ सकता है, एंड ऐसे कितने नंबर हैं? 6 नंबर्स हैं. सो इट इज़ इक्वल टू 1/6. तो ये हमने ऐसा तो नहीं है कि हमने डाई को रोल करा और फिर मैंने बताया आपको कि 1/6 गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 5 इज़ 1/6. ऐसा तो नहीं हुआ. यहाँ पे हमने लॉजिकली रीजनिंग या लॉजिकली रीज़न किया इस फैक्ट को और फाइंड आउट करा कि वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी. और वी कैन से कि ये हमें पता था इवन बिफोर वी रोल्ड द डाई. इवन बिफोर रोलिंग मतलब prior to rolling the die, therefore it is known as A
प्रायरी प्रोबेबिलिटी। आई होप इट इज़ क्लियर। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस क्या हैं? फर्स्ट लिमिटेशन इज़, अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हो ऑफ पासिंग और फेलिंग एन एग्ज़ाम, देन वी नो कि दैट केस इज़ नॉट इक्वली लाइकली। ऐसा नहीं है कि आप 50% देर आर चांसेस आप फेल हो गए एंड 50% आर देयर दैट यू विल पास। नो, कुछ आउटकम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होते या फिर इक्वली लाइकली केसेस नहीं होते, एंड देयर यू कैन नॉट अप्लाई अ क्लासिकल अप्रोच. So that first limitation is outcomes must be equally likely or equally probable to apply this approach. Then second limitation is exhaustive number of outcomes must be finite or known. अब हमने यहाँ पे तो एक बार डाई को रोल किया तो वी नो कि ये जो एग्जॉस्टिव आउटकम्स हैं ये फाइनाइट हैं, पर कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जब आपको पता ही नहीं होगा कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं. दे कुड बी इनफाइनाइटली लार्ज, और इनफैक्ट अगर वो काफ़ी लार्ज होंगे आप उनको काउंट नहीं कर पाओगे. देयर ऑल्सो यू कैन नॉट अप्लाई दिस अप्रोच. So to apply classical approach, the events must be exhaustive and they must be finite or known. Then the third is, अगर आप रियल लाइफ का कोई एग्जांपल लो एंड आप इंटरेस्टेड होते हो इन क्वेश्चन सच एज व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि कोई बल्ब बर्न आउट होगा या फिर नहीं होगा अगर हम उसे 24 आवर्स यूज़ करें. ठीक है, ये तो क्वेश्चन हम कई बार पूछते भी हैं. व्हेन वी बाय दैट बल्ब, does this approach basically does not answer this type या फिर these types of questions, and we don't know it prior to using the bulb. Although we ask the concerned person कि what is the probability या फिर इसके chances कितने हैं, है ना, we can ask them, but we don't know it prior to using the bulb for 24 hours at straight, and वो हमें तभी पता चलेगा कि वो बल्ब ख़राब होता है या नहीं once we have used it. ठीक है, तो वी डोंट नो इट प्रायर टू यूजिंग इट. और एक पॉइंट क्या होता है इस अप्रोच को यूज़ करने के लिए, जो आपका कॉइन या फिर डाई होता है, कॉइन और डाई मस्ट बी फेयर और अनबायस्ड. ठीक है, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है और इसी वजह से क्लासिकल अप्रोच ज़्यादा यूज़ नहीं होती. बट विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला मैनी टाइम्स. नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस. फिर सेकंड आते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस अप्रोच पे. इसे हम एम्पेरिकल या फिर स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दिस, प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन अ वेरी large could be infinitely large या indefinitely large number of trials, and the conditions must be सेम या आइडेंटिकल. ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन करें? एज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट. और वो अकरेंस कब होगी? इन वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स अंडर द सेम कंडीशंस. एंड वी राइट इट एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. यहाँ पे n क्या है? n इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a अपॉन n, वेयर the event occurs a out of n times. और ये a upon n क्या है? This is basically your relative frequency. Relative frequency क्यों? Because n तो total number है and a क्या है? A है the number of times that event occurs. So ये हो गया आपका relative frequency. अब जब हम n को infinity की लिमिट लेते हैं, n tends to infinity की, that is your event is repeated infinitely large number of times, तो इससे आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस अप्रोच आ जाती है. तो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी अप्रोचेस योर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इनफाइनाइटली लार्ज. तो इसे हम a अपॉन n लिख देते हैं व्हेन योर नंबर ऑफ ट्रायल्स इज़ वेरी लार्ज, और यही हमने डेफिनेशन अभी क्लासिकल अप्रोच में भी देखी थी. Now, your probabilities are based on historical data और empirical observations. इसीलिए हम इसे empirical probability भी कहते हैं, और historical data इसलिए हम statistical data को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम इसे statistical probability भी कह देते हैं. इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे इसका यूज़ कई बार इंश्योरेंस सेक्टर में होता है.
एंड वो कैसे यूज़ होता है, बिकॉज अगर हम कोई हिस्टोरिकल डेटा या फिर पास्ट 30 ईयर्स का स्टैटिस्टिकल डेटा वहाँ पे ले रहे हैं, एंड वी नो दैट मेल्स हुज एज इज़ मोर देन 50 ईयर्स, 30 out of 10,000 die within the next year, then probability of death of that age group is 0.003. तो हमें इससे पता चल जाता है स्टैटिस्टिकल डेटा से या हिस्टोरिकल डेटा से या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्लाई करके इन अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि 50 प्लस जो मेल ग्रुप हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर डेथ. ठीक है, तो इसीलिए इसको स्टैटिस्टिकल या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं. इसकी क्या लिमिटेशंस हैं? फर्स्ट इज़ कि इस एक्सपेरिमेंट को हमें लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना पड़ता है, तभी हम कह रहे हैं ना कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी. द इवेंट इज़ रिपीटेड इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स. देन सेकेंड इज कंडीशंस माइट नॉट रिमेन आइडेंटिकल और होमोजेनस. आई जस्ट टोल्ड यू कि यहाँ पे कंडीशन सेम रहनी चाहिए. अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट कर रहे हो एंड यू आर रिपीटिंग इट अगैन एंड अगैन, देन यू नो कि हो सकता है वो कंडीशंस आपकी सेम ना रहें या फिर कोई माइन्यूट भी चेंज आ जाए. सो देयर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस अप्रोच विल फेल. और एक पॉइंट क्या है, ज़रूरी नहीं है आपकी लिमिट की वैल्यू यूनिक आए. यहाँ पे आपको देखने में वैल्यू यूनिक लग रही होगी, बट एट टाइम्स लिमिट की वैल्यू हो सकता है यूनिक नहीं आएगी. देयर ऑल्सो दिस प्रोबेबिलिटी अप्रोच ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी विल फेल. तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं where the event occurs a out of n times. इस एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करते हैं फॉर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स या वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स, एंड द कंडीशंस वी टेक आर आइडेंटिकल और होमोजेनस और सेम conditions. So this is your relative frequency of occurrence approach. When your number of trials are infinitely large, so we say कि ये वाली approach, अब this second definition approaches the classical probability. Okay, then coming to the third probability approach which is subjective probability approach. हमें पता है क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव में तो हमारे पास जो ऑप्शन है हम उसी में से टिक करते हैं, पर सब्जेक्टिव में से every one of us has a different way of solving the question, and if it is an essay based question तो हमारी अप्रोच उस क्वेश्चन को टैकल करने की या आंसर करने की हमेशा डिफरेंट रहती है या फिर काफ़ी हद तक डिफरेंट रहती है. उसी बेसिस पे हमारे पास एक सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी अप्रोच आती है. According to this, probability is based on the experience, wisdom and judgment of the person making this estimate. हम essay लिख रहे हैं तो वहाँ पे we are writing an essay based on an experience, our judgment and our wisdom. Similarly यहाँ पे हमें probability calculate करनी है या फिर probability estimate करनी है. So this is based on the experience, wisdom and judgment of the person. तो जो probability estimate मैं करूँगा वो डिपेंड करेगा मेरी जजमेंट पे, मेरे एक्सपर्टीज़ पे. ठीक है, और सिंस ऑब्वियस है कि मेरी जजमेंट या मेरा एक्सपीरियंस या मेरा एक्सपर्टीज़ या फिर किसी भी एक इंसान का जजमेंट, एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज़ डिफ़र करता है या फिर डिफरेंट होता है दूसरे इंसान से, देयरफॉर प्रोबेबिलिटीज़ असाइंड में डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग अपॉन वंस परसेप्शन और बिलीफ ऑफ द सिचुएशन एंड ऑब्वियसली देयर पास्ट एक्सपीरियंस जिससे उन्हें एक्सपीरियंस मिला. देन वी हैव एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एक्सपर्ट ऑफ क्रिकेट सेज कि द चांस ऑफ इंडिया विनिंग द मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका आर 40%, तो वो उसकी सब्जेक्टिव अप्रोच है. हो सकता है आप इवन कमेंट्री में भी सुनते हैं, इफ देयर आर टू कमेंटेटर्स एंड दे से कि वन ऑफ देम सेज कि इंडिया के जीतने के चांसेस 40% हैं, द अदर माइट से कि नहीं, देयर आर 60% चांसेस और एटलीस्ट 50% चांसेस दैट इंडिया विन द मैच. सो दैट थिंग इज बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस और देयर ओन जजमेंट. तो यहाँ पे आती है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी अप्रोच. और इसकी लिमिटेशन क्या होगी, अब सिंस ये जो विजडम, एक्सपीरियंस, जजमेंट हर एक इंसान का डिफरेंट होता है, तो अब जो एस्टिमेट हमारे पास आएगा दैट विल बी डिफरेंट as based on the calculations of different people. So this is one of the major limitations of subjective probability approach.
Then we have the last approach, which is axiomatic approach to probability. पॉइंट टू नोटिस कि जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है वो स्पेशल केस है एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी अप्रोच की, ठीक है। देयरफॉर आई सेड कि कुछ बुक्स में बस 3 अप्रोचेस दी होती हैं एंड यूजुअली वो एक्सियोमेटिक को क्लासिकल में ही एक्सप्लेन कर देते हैं, बट सिंस देयर आर 3 एक्सियम्स जो आपको याद होने चाहिए, देयरफॉर आई थॉट कि इसको एक अलग से एक्सप्लेनेशन दी जाए। ओके, तो इफ दे आस्क कि which they'll usually ask कि which one of them is not an approach to probability, या फिर दे कैन आस्क कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रोबेबिलिटी विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो आपको स्टेटमेंट्स याद होनी चाहिए, समझ के याद करोगे दैट विल बी बेटर रादर देन रट्टा मारने से अच्छा होगा कि आप उसको समझ के याद करो। ओके, तो एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी से जैसे आपको समझ आ रहा होगा, इस प्रोबेबिलिटी में कुछ एक्सियम्स हैं या पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, ऑन विच द प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस आर बेस्ड और काफ़ी ईजी हैं। फर्स्ट इज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी है दैट मस्ट बी बिटवीन 0 to 1। 0 कब होगा, जब इवेंट कैन नॉट टेक प्लेस या फिर इम्पॉसिबल इवेंट, एंड 1 कब होगा, व्हेन इट इज बाउंड टू टेक प्लेस या फिर इट इज अ सर्टेन इवेंट। ये हो गया फर्स्ट एक्सियम। सेकेंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटायर सैम्पल स्पेस इज 1। एंटायर सैम्पल स्पेस मतलब ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। अगर हम कहें एंटायर सैम्पल स्पेस में, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड लेस दैन इक्वल टू 6 व्हेन वी रोल अ डाई। तो ये तो पूरा सैम्पल स्पेस कवर हो गया। देयरफॉर फेवरेबल केसेस कितने हुए, 6, टोटल नंबर ऑफ केसेस 6, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ द एंटायर सैम्पल स्पेस इज 1। Then third is if A and B are mutually exclusive or disjoint events, then probability of occurrence of either A, यहाँ पे A है, either A or B is given by, either A और B हमें पता है वो यूनियन से हम डिनोट करते हैं, it is given by PA plus PB। वैसे अगर A यूनियन B आपको सेट थ्योरी से या फिर वेन डायग्राम से याद हो तो वो होता है A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन बी। अब सिंस ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये तो हो जाएगा 0। देयरफॉर वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसजॉइंट इवेंट्स। तो ये 3 एक्सियम्स हैं अकॉर्डिंग टू योर एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। Approaches to probability complete होती हैं। Now let's come to the other topics. So this slide is based on your addition rule. Similarly हमारे पास एक multiplication rule भी होता है, but multiplication rule को करने से पहले you need to have an idea of conditional probability। तो आज के lecture में हम addition rule देखेंगे and in the next lecture we'll come to your multiplication rule. Okay, तो addition rule of probability is similarly just like the addition rule of a Venn diagram। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एडिशन रूल में हम A यूनियन B फाइंड आउट करने में कंसर्न होते हैं, A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी इनफैक्ट। ओके, एंड अगर मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, सो इन मल्टीप्लिकेशन रूल वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ओके, तो A यूनियन B बेसिकली इम्प्लाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर A और B या फिर ईदर ऑफ द इवेंट्स। सो एडिशन रूल इज डिवाइडेड इनटू 2 केसेस। फर्स्ट केस होगा व्हेन योर इवेंट्स A एंड B आर नॉट डिसजॉइंट या फिर दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड हमें पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर डिसजॉइंट क्या होता है, व्हेन द 2 इवेंट्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द 2 इवेंट्स टू अकर टुगेदर or to happen together। and I gave you an example of incompatibility कि if your events are mutually exclusive they are said to be incompatible। okay, तो फर्स्ट केस है जब ये disjoint नहीं है या फिर mutually exclusive नहीं है, that means कि इनमें कुछ intersection है या फिर कुछ commonality है, या फिर we say कि there is some joint probability in them। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईदर ए और बी इज गिवन एज
probability of A union B is equal to probability of event A plus probability of event B minus probability of A intersection B. अगर आप probability भी एक मिनट के लिए भूल जाओ, then from this Venn diagram you know कि अगर हमें A union B find out करना होता था तो that used to be A प्लस B माइनस, अब जो A और B के बीच में एक कॉमन ये वाला एरिया है, हमने इसको सिंस 2 बार ऐड कर लिया तो हमें इसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, देयरफॉर A प्लस बी माइनस A इंटरसेक्शन B. अब A यूनियन B के आगे अगर हम प्रोबेबिलिटी का साइन लगा दें, सिमिलरली A के आगे प्रोबेबिलिटी, B के आगे प्रोबेबिलिटी एंड A इंटरसेक्शन B के आगे प्रोबेबिलिटी, देन वी गेट द एडिशन रूल फॉर प्रोबेबिलिटी. इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर मोर दैन 2 इवेंट्स ऑल्सो. So if we extend it to 3 events, let's say A union B union C, तो उधर फॉर्मूला हो जाएगा probability of A plus B plus C minus probability of A intersection B, A और B के बीच में इंटरसेक्शन वाला एरिया, माइनस probability of A intersection C, A and C के बीच में इंटरसेक्शन एरिया, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी एंड सी के बीच में इंटरसेक्शन एरिया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. अब इसमें हमने ऐड क्यों किया है? बिकॉज ये वाला जो कॉमन एरिया था हमने इसको एक एक्स्ट्रा बार सब्ट्रैक्ट कर लिया था. सो द फिगर देयर विल बी लाइक दिस. अगर ये ए है, ये B है एंड ये C है, तो A प्लस B माइनस A एंड B के बीच में इंटरसेक्शन, देन B एंड C के बीच में इंटरसेक्शन वाला एरिया सब्ट्रैक्ट किया एंड A एंड C के बीच वाला इंटरसेक्शन एरिया सब्ट्रैक्ट किया. तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक्स्ट्रा बार ये जो कॉमन एरिया था सब्ट्रैक्ट हुआ है, इसीलिए हमने इसको ऐड किया है एट द एंड. I'm sure you have done this all in case of Venn diagrams, which you would have studied in your tier 1 or you would be studying for your tier 2 exam. Okay, then case 2 आता है जब ये events mutually exclusive हो जाते हैं. Now mutually exclusive, as I already told you, they're not possible to occur together, या फिर it is not possible for both of them to occur simultaneously. अब इस केस में probability of occurrence of either of them is just the sum of their individual probabilities. इंडिविजुअल probabilities को सम करोगे, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. और कुछ सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं होगा? बिकॉज दे आर डिसजॉइंट, दे डोंट हैव एनीथिंग इन कॉमन. देयरफॉर वी कैन ऑल्सो राइट इट एज ए इंटरसेक्शन बी. अब नल सेट हो जाता है, नल सेट एज इन इसमें कुछ भी कॉमन एरिया नहीं है. अब ए इंटरसेक्शन बी अगर नल सेट हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बिकम्स 0. इसीलिए हम इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करते एंड वी डायरेक्टली ऐड दोज इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज. अगर हम केस 2 को फर्दर एक्सपैंड करें टू द केस फॉर मोर दैन 2 इवेंट्स, लेट्स से अगैन फॉर 3 events, then we get probability of A union B union C is equal to probability of A plus probability of B plus probability of C, right? Since they don't have anything in common, so we are not subtracting anything, and it is clear from this figure on the right side, probability A and probability B, these are mutually exclusive. The events are mutually exclusive or disjoint. Now कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, वेरी बेसिक क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने आने चाहिए. Okay, so A, B and C are 3 mutually exclusive and exhaustive events of a random experiment. Find probability of A such that probability of B is 3/2 times of probability of A and probability of C is 1/2 times of probability of B. Now since we are given कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इनमें कुछ कॉमन एरिया नहीं होगा. ये हुआ इवेंट A, ये हुआ B एंड दिस इज इवेंट C. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए. एंड एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव मतलब
they are covering the complete sample space, या फिर all the possible outcomes are being covered by these three events. और since they are covering the complete sample space, तो हम कह सकते हैं कि इन events की probability का sum is equal to 1, right? So हाउ कैन यू गेट दिस थिंग? अगर आपके पास एक कॉइन है और इवेंट ए है गेटिंग अ हेड एंड इवेंट बी है गेटिंग अ टेल्स, देन वी से कि दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. साथ साथ तो नहीं होगा कि हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए. एंड एग्जॉस्टिव सिंस दे आर कवरिंग द कंप्लीट सैम्पल स्पेस. तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? हेड की प्रोबेबिलिटी इज़ 1/2. सिमिलरली टेल की प्रोबेबिलिटी इज़ 1/2 एंड देयर कंप्लीट या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी इज़ 1. एंड ऑल्सो वी नो कि टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल द पॉसिबल इवेंट्स का सम इज़ इक्वल टू 1. तो एक तो हम ये चीज़ यूज़ करेंगे एंड बाकी कंडीशंस क्वेश्चन में आपको एज इट इज़ गिवन है. तो लेट योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू स्मॉल पी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? 3/2p. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने फाइंड आउट किया है 3/2p. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज़ 3/4p. अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे. सो वी हैव p प्लस 3/2p प्लस 3/4p इज इक्वल टू 1. एंड फ्रॉम हेयर यू विल गेट 13p/4 is equal to 1, which implies the value of p as 4/13, or we can say कि probability of a is 4/13. तो हमने क्या देखा? इधर हमने देखा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. तो जब हम ऐड करेंगे द एडिशन या फिर यूनियन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज नथिंग बट देयर सिंपल एडिशन ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़. एंड हमने एग्जॉस्टिव इवेंट्स हमें गिवन था, तो उससे हमने फाइंड आउट किया कि इनका सम विल come out to be equal to 1 since they are covering the whole sample space, or we say कि they are covering all the possible events of the experiment. Then coming to the next question, a card is drawn from the deck of cards. What is the probability of it being a king or a hearts? जब हमने कार्ड्स देखे थे तो मैंने कार्ड्स को डिवाइड किया था 13 के ग्रुप्स में, और वो 13 के ग्रुप्स क्या थे? एक था आपका डायमंड, ब्लैक कलर्ड कार्ड होता है जो, सॉरी रेड कलर्ड कार्ड होता है. देन यू हैड योर हार्ट्स, अगैन अ रेड कलर्ड कार्ड. फिर स्पेड्स ब्लैक कलर्ड, एंड देन क्लब या फिर क्लब्स विच इज़ ऑल्सो ब्लैक इन कलर. अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किंग या फिर हार्ट्स की. और इनफैक्ट इन चारों ग्रुप्स में यू हैड कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10, और फिर आता था किंग, क्वीन एंड जैक. सिमिलरली हार्ट्स में भी 1 to 10, किंग, क्वीन, जैक एंड सो ऑन. तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किंग या हार्ट्स की, तो हमें पता है कि हार्ट्स तो चलो एक अलग सेपरेट हो जाएगा, है ना, कि 13 हार्ट के कार्ड्स हैं. एंड किंग भी अब हर एक सेट में है. सो वी हैव 4 किंग्स ऑल्सो नाउ. बट वॉट वी हैव टू नोट इज दीज आर नॉट डिसजॉइंट इवेंट्स. वाई? बिकॉज जो किंग है वो हार्ट्स में भी तो अवेलेबल है, तो इनका इंटरसेक्शन तो कुछ आ रहा है ना. एंड दैट इंटरसेक्शन इज योर किंग ऑफ हार्ट्स. तो इसकी प्रोबेबिलिटी अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और अ हार्ट्स, सो वी राइट इट एज probability of k union h is equal to probability of k plus probability of h. इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ ऐड करी. अगर ये डिसजॉइंट होते कि अगर हार्ट्स में आपका कोई किंग नहीं होता तो हम इसे एज इट इज़ फाइंड आउट कर लेते, बट वी नो देयर इज़ अ किंग्स कार्ड इन योर हार्ट्स, तो वी राइट इट एज पी के प्लस पी एच माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटरसेक्शन एच. तो आपके पास किंग कार्ड्स कितने हैं? दे आर 4 इन नंबर इन अ डेक ऑफ 52.
प्लस हार्ट्स के कार्ड कितने हैं, हार्ट्स आर 13 इन नंबर ऑफ 52 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटरसेक्शन एच, किंग ऑफ हार्ट्स कितने हैं 1 आउट ऑफ 52, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट it as 16 by 52 which is equal to 4 upon 13 is the correct answer. I am repeating, ये केस था आपका नॉन डिसजॉइंट इवेंट्स का, बिकॉज वी हैव अ किंग ऑफ हार्ट्स। एक वो कार्ड भी तो है ना किंग, जो कि हार्ट्स में लाई कर रहा है या फिर जिसकी शेप हार्ट की है, इसीलिए हमने इनका इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट किया, बिकॉज हमने उस कार्ड को 2 बार ऐड कर लिया था इन आर कैलकुलेशंस। Then question number 3 is for your homework. You have to find out the probability of drawing either a jack or a spade card. So similarly आपके जो spades होते हैं उसमें एक jack का card भी होता है. So again these are not disjoint events and you'll subtract the probability of intersection of jacks and spade. फिर क्वेश्चन नंबर 4, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ईदर अ किंग और अ क्वीन। हमें पता है या तो कार्ड किंग होगा या फिर क्वीन होगा, ये तो है नहीं कि कोई कार्ड किंग एंड क्वीन होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और अ क्वीन, तो वी राइट इट एज के यूनियन क्यू, this will be probability of K plus probability of Q, उनकी individual probabilities add करी। Now do we subtract anything? Do we have K intersection Q? No, ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो कि किंग भी है और क्वीन भी है, दे आर सेपरेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितनी हो जाएगी, हमारे पास 4 किंग के कार्ड्स होते हैं इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड। सिमिलरली हमारे पास 4 क्वींस होती हैं in a deck of 52 cards, so we have 8 divided by 52, so from here we get the answer as 2 divided by 13 as your probability, that is it is either a king or a queen. Okay, then question number 5 is for your practice. In a game of cards where a pack contains 52 cards, you are asked to draw a card from this pack. What is the probability that the card drawn belongs to either a spade और क्लब कैटेगरी। ये दोनों कैटेगरीज डिफरेंट होती हैं, इसीलिए दिस विल अगैन बी अ केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर डिसजॉइंट इवेंट्स। देन सेकेंड इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ईदर रेड और ब्लैक, अगैन ये दोनों डिसजॉइंट हैं एंड आंसर आएगा आपके पास 1/2 एंड 1 फॉर क्वेश्चन 5(1) and 5(2). Then last question for today's class. A bag contains 30 balls numbered from 1 to 30. One ball is drawn at random. Find the probability that the number is a multiple of 5 or 7. ये मल्टीपल ऑफ 5 और 7 आपने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी देखा होगा, सो आई वोंट गो इनटू दैट डिटेल। हमें देखना है कि हमारे पास 30 बॉल्स थी 1 to 30 और हमने एक बॉल ड्रॉ करी है। अब मल्टीपल ऑफ 5 और 7 के लिए वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और 7 है तो 5 यूनियन 7, दिस विल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5। ये 5 का मतलब है मल्टीपल ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7 minus probability of getting a number which is multiple of 5 and 7. 5 and 7 का जो first multiple आता है from, if we start from 1, that is 35 और वो since 1 to 30 में lie नहीं कर रहा, so this is equal to 0. अब हमें क्या find out करना है, probability of getting a number which is a multiple of 5 and probability of number which is अ मल्टीपल ऑफ 7। तो बेसिकली हम उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेंगे। अब मल्टीपल ऑफ 5 कितने होते हैं 1 to 30 में, 5, 10, 15, 20, 25 देन 30।
सो वी गेट दीज एज 6 नंबर्स होते हैं जो मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6 अपॉन 30 बिकॉज हमारे पास 30 बॉल्स हैं. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 7 में 7 के मल्टीपल्स कितने हैं 7 14 21 एंड 28. दीज आर लेस दैन 30 राइट विच आर 4 इन नंबर, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4 अपॉन 30. इन दोनों को ऐड करेंगे तो विल गेट the probability of number being a multiple of 5 or 7. So this will be 6 upon 30 plus 4 upon 30. Since they are disjoint events, if we take numbers from 1 to 30, in only in that case they are disjoint, तो हम इनकी individual probabilities को add कर सकते हैं and we'll have the answer as 1 by 3 from here. Second part is for your practice. Now multiple of 3 और 7 है और ये डिसजॉइंट नहीं होंगे क्योंकि 3 और 7 का जो फर्स्ट मल्टीपल है दैट इज 21. ठीक है, तो दीज विल नॉट बी डिसजॉइंट. इसका आंसर आपके पास 13 अपॉन 30 आएगा. सो सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. जस्ट वन थिंग आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस. प्रोबेबिलिटी बेसिकली रिक्वायर्स योर प्रैक्टिस. Okay, तो practice as many questions as you get from any source. Although I'll try कि जितने भी possible type of questions बनते हैं apart from the exam में जो question आए हैं उनको हम discuss करेंगे ही करेंगे. Apart from that जो भी possible types बनते हैं I'll try to discuss all of them ताकि आपको एटलीस्ट एक रफ आइडिया हो कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हाउ टू टैकल दोज क्वेश्चंस. So we'll solve some extra questions also, and I think I'll have to discuss permutations and combinations since many of you had asked for that. In case you want a lecture on this, I'll post the link on community tab. Just let me know there in the comments ki हाँ you want a lecture on permutations and combinations. Do you want a brief lecture or a complete lecture, because again you have done it in class 11th or 12th. So I'll see to it कि brief में काम चल जाएगा या फिर we'll have to discuss it in detail, because permutations and combinations काफ़ी काम आएगा when you'll solve the questions. आज के questions काफ़ी basic थे, वहाँ पे आपको permutations combinations की ज़रूरत नहीं थी, but if we discuss the next level question या फिर some other questions of other types तो वहाँ पे you'll require that concept. So right, that is all for today's lecture. In the next lecture we'll start with multiplication rule and the concept of dependence and independence, and then I'll come to permutation and combinations. Okay, so have a good day ahead and keep practicing and keep studying.